चलो बच्चों, रिवीजन लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। इको का चैप्टर 4 का यूनिट 1 हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लिया है। यूनिट 2 जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये अभी पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल्स, ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है रेगुलेट करने के लिए उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। देखो, कई बार गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक, कोशिश करते हैं कि इंपोर्ट को डिक्रीज करें, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी प्रमोट। कई बार हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, कि फॉरेन करेंसी रिजर्व आए, है कि नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस बढ़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे इसको रेगुलेट करता है, कैसे रिस्ट्रिक्ट या प्रमोट करता है, यही चीज पढ़ने वाले हैं। देखो, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर अलग से दिया हुआ है बुक में, तो जाहिर सी बात है ये किसकी बात कर रहा है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट, दोनों के केस में अगर हमें उसको कंट्रोल करना है ताकि कम या ज़्यादा करना है, तो टैक्स का तरीका ले सकते हैं कि टैक्स बढ़ा घटा कर दे। और दूसरा, नॉन टैरिफ मेजर में क्या मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस, लॉ में चेंजेस, स्टैंडर्ड्स में चेंजेस, इन सब चीज़ों में चेंजेस करेंगे। टैक्स रेट को कुछ नहीं करेंगे, पर ऐसी अवस्था ला देंगे कि ऑटोमेटिक जो हमारी पर्पस है इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, वो हम मीट करेंगे। ठीक है, सॉरी, आ जाओ। यही चीज इंट्रो में लिखा हुआ है। मैं सीधा टैरिफ से आता हूँ। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो आपको मनी में पे करना पड़ेगा। ठीक। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है जिसको टैक्स भी बोलते हैं। इम्पोज होता है जब गुड्स एक कंट्री के बॉर्डर से, यानी कि एक कंट्री के कस्टम टेरिटरी से दूसरी कंट्री के कस्टम टेरिटरी में आते हैं। समझ रहे हो, होता क्या है ना कि जनरली सारे इंपोर्ट पे टैक्स है, तो इसीलिए हम इंपोर्ट ड्यूटी करते करते जो टैरिफ वर्ड है ना, जनरली समझते हैं कि इंपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। और टैरिफ मीन्स तो टैक्स है, इंपोर्ट पे लगे या एक्सपोर्ट में, है कि नहीं। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू होता है, दैट इज फॉर्म ऑफ इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट पे कितने किस्म के टैक्स गवर्नमेंट लगा सकता है। पहला है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स मतलब जो कि यूनिट पे लगता है, फिजिकल क्वांटिटी पे लगता है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पर केजी लगा दिया, अब जितना किलो लेके आओगे उस पे लगेगा। अगर यूनिट में चीजें आ रही हैं, बाई चांस बाईसाइकिल, सपोज 1200 रुपीज पर बाईसाइकिल, समझ रहे हो, यानी कि पर यूनिट जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। इसको अमाउंट से लेना देना नहीं है कि वो बाईसाइकिल कितना महंगा था, 1000 का हो 10,000 का हो, 1 लाख का हो, जो टैक्स है वो पर यूनिट है। एक बाईसाइकिल पे उतना लगेगा। ठीक, इसमें वैल्यूएशन करने की दिक्कत नहीं है। क्यों वैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यू पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा है। आप 10,000 की बाईसाइकिल लेके आओ या 1 लाख की बाईसाइकिल लेके आओ, दोनों पे अगर मैं बोल दूं 1000 रुपीज ही टैक्स है, कोई भी बाईसाइकिल खरीद के लाओ, फॉरेन से इंपोर्ट करो, 1000 रुपीज टैक्स है। तो ये वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना कि वो कितने का है। ये पॉइंट में क्या लिखा है, डिसएडवांटेज टू स्पेसिफिक टैरिफ। होता क्या है, देखो 10,000 का बाईसाइकिल लेके आए तो पता है ये टैक्स कितना पड़ा, 1,000 अगर उस पर टैक्स है तो 10%। और 1 लाख का बाईसाइकिल लेके आओगे तो कितना पड़ेगा, सिर्फ 1% टैक्स, है ना। 1 लाख का बाईसाइकिल लेके आओगे तो टैक्स कितना पड़ेगा, सिर्फ 1%। होगा क्या, जितना ज्यादा वैल्यू का गुड्स होगा उतना ही टैक्स रेट कम हो जाएगा, यही चीज लिखा है। सेकेंड जो टाइप है दैट इज एड वोलरम। एड वोलरम में क्या होता है, वॉल्यूम पे, वैल्यूएशन पे टैक्स लगता है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। मान लो मैं बोलता हूँ 10% टैक्स रेट है, तो अगर 10,000 का गुड्स लेके आ रहे हो तो 10% क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, तो 1,000 लगेगा। और 1 लाख का अगर गुड्स लेके आ रहे हैं तो 10% के हिसाब से कितना लगेगा, 10,000 टैक्स लगेगा। अब वैल्यू जितना जितना बढ़ेगा टैक्स रेट भी बढ़ेगा, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें वैल्यूएशन करने की जरूरत है,
कस्टम अथॉरिटी को वैल्यूएशन करके दिखाना होता है, वैसे वो भी अपनी वैल्यूएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू पे लग रहा है ना। मिक्स का मतलब क्या है कि ऊपर जो पढ़ा था ना स्पेसिफिक, मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स लिखा हुआ है, स्पेसिफिक टैक्स रहेगा 1000 पर केजी और एडवोलरम टैक्स 10%। अब सपोज प्रोडक्ट एक्स का प्राइस है 20,000, तो 10% क्या हो गया 2000। इनमें से जो भी बेनिफिशियल होता है ना, विच एवर इज हायर, वही, ठीक। यानी कि स्पेसिफिक टैक्स एज वेल एज एडवोलरम टैक्स जो भी बेनिफिशियल होगा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। एडवोलरम का रेट लिखा होता है, स्पेसिफिक पर यूनिट कितना लेगा वो भी लिखा होता है, ठीक। आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड, जिसको एडवोलरम बोलते हैं, या फिर यूनिट वी जनरेट मस्ट रेवेन्यू फॉर द नेशन, यानी कि विच एवर इज हायर। कंपाउंड, अब इसमें कंपाउंड में और ना लिख के मैं अगर एंड कर देता तो कंपाउंड हो जाएगा, तो ये हायर लिखने की जरूरत नहीं। अब टैक्स अगर ऐसा हुआ तो कि गुड्स जो लेके आ रहे हो, एक तो जितने केजी का होगा पर केजी 1000 लगेगा, प्लस एंड का मतलब प्लस जितने वैल्यू का है उस पे भी 10% लगेगा। तो ये पता है एडवोलरम और स्पेसिफिक दोनों का कॉम्बिनेशन है इसको कंपाउंड या फिर कंपाउंड टैरिफ या फिर कंपाउंड ड्यूटी बोलते हैं। टेक्निकल या अदर टैरिफ का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंपोनेंट पे लगता है, फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं। मान लो सोलर सिस्टम लेके आ रहे हो, तो सोलर पैनल पे सपोज अलग लग रहा है और बैटरी पे अलग लग रहा है, यानी कि हर एक कंपोनेंट जितने जुड़े हैं उस पर अलग अलग टैक्स है। टैरिफ रेट कोटा का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोटा एंड टैरिफ। कोटा का मतलब कुछ लिमिट गवर्नमेंट बोल देगा कि इतने लिमिट में करोगे तो टैक्स रेट नील है, या फिर सपोज 5% है, उससे एक्सीड कर दिया लिमिट तो टैक्स रेट 20% है, यानी कि हायर टैक्स रेट है, उसको बोलते हैं टैरिफ एंड कोटा। कोटा फिक्स कर देता है, लिमिट फिक्स कर देता है। मस्ट फेवर्ड नेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर है ना, सब एक दूसरे के लिए मस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक। एक रेट तय है जिसको मस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ बोलते हैं, कि उस रेट से ज्यादा WTO का मेंबर एक दूसरे से चार्ज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं मस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। वेरिएबल का मतलब ड्यूटी टिपिकली फिक्स टू ब्रिंग द इम्पोर्टेड कमोडिटी अप टू डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस फॉर द कमोडिटी। कई बार होता है ना कि ऐसा ड्यूटी रख देता है गवर्नमेंट कि उतना ही टैक्स लगाऊंगा जितना वो इस देश में गुड्स आने के बाद इस देश में अगर बन रहा है ना वैसा सिमिलर गुड्स, तो जो प्राइस हो रहा है उतना प्राइस हो जाए टैक्स लगने के बाद। तो वेरिएबल क्यों? जाहिर सी बात है अगर सस्ते में आएगा तो ज्यादा टैक्स लगानी पड़ेगी डोमेस्टिक गुड्स के बराबर करने के लिए। प्रिफरेंशियल, देखो जिन भी कंट्री में प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, वो एक दूसरे को प्रिफरेंशियल रेट चार्ज करते हैं, यानी कि कम रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। ये मस्ट फेवर्ड नेशन, जनरली मस्ट फेवर्ड नेशन के कंट्री जो है WTO का, उन्हीं में जनरली होता है। और होता क्या है, ये मस्ट फेवर्ड नेशन से भी कम रेट होता है कि नहीं, कि मस्ट फेवर्ड नेशन का रेट था 20%, तो ये रेट है ना कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते WTO का मेंबर एक दूसरे से। और ये सपोज लिखा है कि जो जो उसमें प्रिफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट में है उनको सिर्फ 8%। अब देखो इससे होता क्या है कि मान लो इंडिया का किसी कंट्री के साथ प्रिफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट है, तो इंडिया भी 8% ही टैक्स चार्ज करेगा और अदर कंट्री भी 8% टैक्स चार्ज करेगी। ये रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों देश को कम चार्ज करना पड़ेगा। बाउंड टैरिफ अगला है, अप्लाई टैरिफ। ये क्या होता है देखो WTO का मेंबर एक तय कर लेते हैं कि सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम टैरिफ को इंक्रीज नहीं करेंगे, दैट इज बाउंड टैरिफ। मान लो प्रिफरेंशियल रेट है 20%, सॉरी मस्ट फेवर रेट है 20%, हमने बाउंड रेट रखा, बाउंड वो तो मैक्सिमम रेट है 20% मस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। बाउंड रेट हमने रखा 15% की, कोशिश करेंगे 15% से ज्यादा एक्सीड ना करे। अब फॉर एग्जांपल अभी जो रेट चल रहा है ना एक दूसरे से जो चार्ज करते हैं इंपोर्ट पे, वो है 12%, तो ये है अप्लाइड, एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट मस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। और ये क्या है,
जो कि सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा हमने तय किया है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और मस्ट फेवर्ड नेशन वाला रेट क्या है टैरिफ, वो तो मैक्सिमम रेट है। और प्रिफरेंशियल क्या है कि जो भी प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में है वो एक दूसरे से कम चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ इसका मतलब क्या होता है कि फाइनल गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे और उसी गुड्स का रॉ मटेरियल इनपुट अलग अलग पार्ट पुर्जा खरीद के लाओगे तो कम लगाएंगे। ये गवर्नमेंट कब करता होगा, देखो गवर्नमेंट चाहता है कि आप इनपुट खरीद के लाओ पर फाइनल गुड्स अपने देश में बनाओ, अपने देश में भी तो कुछ बनना चाहिए, तो एस्केलेटेड टैक्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा है आयरन पे 4% टैक्स है, पर आयरन से बना स्टील खरीद के ले आओगे स्टील पाइप तो 12% टैक्स है। तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि आयरन खरीद के लाओ सस्ते में और स्टील अपने ही देश में बनाओ। प्रोहिबिटेड टैरिफ इतना ना हाई टैक्स कर देना कि कोई इंपोर्ट करे ही ना। इंपोर्ट सब्सिडी, वैसे ये इंपोर्ट सब्सिडी होना चाहिए था, इंपोर्टेंट सब्सिडीज लिख दिया है यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट सब्सिडी इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट के लिए सब्सिडीज दे रहा है, यानी कि टैक्स नहीं लगा रहा सरकार, सब्सिडी दे रहा है, कह रहा है और इंपोर्ट करो। ये तो जनरली तभी हो सका होता होगा जब स्कार गुड्स है, देश में कोई गुड्स की एकदम किल्लत है, देश में वो गुड्स है ही नहीं, तब जनरली ऐसा कर सकता है। अब रियल लाइफ में ऐसे देखने को मिलता नहीं है कि नहीं। अगला है टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिट्रिएशन। होता क्या है कि अनफेयर जब ट्रेड प्रैक्टिस बढ़ जाता है तो इट विल हार्म डोमेस्टिक फॉर्म्स, डोमेस्टिक फॉर्म्स सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल विदेशी कंपनियां इतने सस्ते में गुड्स बेच रहा है कि यहाँ की कंपनी क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे हैं उस प्राइस को लेके, और यहाँ की कंपनी जब बंद हो जाएगी तो विदेशी कंपनी अपनी मोनोपोली तब दाम बढ़ा देगा, है कि नहीं। अब सिंस वो बड़ा नेशन है, यहाँ बड़ी कंपनी है, तो वो कुछ दिन तक लॉस बियर भी करके यहाँ पे सस्ते में बेच सकते हैं यहाँ की मार्केट डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब जब मार्केट में मोनोपोली कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दाम ज्यादा कर देंगे, पर ये अवस्था कोई भी गवर्नमेंट आने नहीं देता है। जब भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है तो दो किस्म का हम ड्यूटीज लगाते हैं, इसको टिगर प्राइस मैकेनिज्म भी यहाँ पे बोलते हैं इस पॉलिसी को। देखो दो किस्म का क्या, एक तो एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग कब लगाते हैं, जब डंपिंग का सिचुएशन हो। डंपिंग का सिचुएशन मतलब फॉरेन कंपनीज इंडिया में गुड्स बेच रही हैं सस्ते में, अपने गुड्स अपने कंट्री में जो सेलिंग प्राइस है उससे सस्ते में, कई बार तो कॉस्ट से भी सस्ते में, अपनी लागत से सस्ते में। क्यों, यहाँ की मार्केट को डंप करने के लिए। जब यहाँ की फॉर्म्स यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो जाएगी तो अपने आप महंगा बेचने लगेंगे, है कि नहीं। तो एंटी डंप डंपिंग को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग, या डंपिंग का मीनिंग है, और एंटी डंपिंग टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, देख लेना। ये है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगता है, जनरली जब एक्सपोर्टिंग कंट्री के गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं कि एक्सपोर्ट सस्ता हो, जैसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि आप बहुत सस्ते में इंडिया में बेचो, हम आपको एक्सपोर्ट दे रहे हैं, इस वजह से कंपनी अगर सस्ते में बेच रही है तो यहाँ का मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स खरीदने लग जाएंगे डोमेस्टिक गुड्स को छोड़ के। तो इस अवस्था में क्या करता है गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज करता है। अच्छा, ये है इफेक्ट ऑफ टैरिफ। टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाता है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। देखो, एक तो टैरिफ बैरियर या ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है ट्रेड के बीच में, है कि नहीं। टैक्स लगा दोगे तो उतना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो पाएगा। दूसरा, कंज्यूमर सरप्लस, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब क्या होता है कि देखो कंज्यूमर को वो गुड्स सस्ते में मिल सकता था ना, फॉरेन गुड्स, और आपने टैक्स लगा के उस गुड्स को महंगा कर दिया और कंज्यूमर को अब महंगा खरीदना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार ये करता है कि इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो टैरिफ से ये भी होता है। टैरिफ इंक्रीजेज द प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कैसे होता है, कंज्यूमर को तो लॉस होता है पर प्रोड्यूसर को बेनिफिट होती है। क्यों, जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको तो फायदा हुआ ना, सरकार विदेशी गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर टैक्स लगा रही है तो इस वजह से वो महंगा हो जाएंगे, है कि नहीं। और लोग डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने लग जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने लग जाएंगे, और जब डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रॉफिट बढ़ेगा तो और सारे भी फॉर्म इंटर करेंगे, वो अगला पॉइंट में लिखा है। समझ रहे हो, यही सारे हैं
और इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कई बार पता है इससे कम हो जाती है। हाउ? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज अगर सस्ते में आता फॉरेन से तो ये एक प्रेशर भी क्रिएट करता है डोमेस्टिक फॉर्म पे कि ये भी अपनी एवरेज कॉस्ट घटाए, अपने ऊपर ध्यान दे, प्रोडक्शन टेक्निक के ऊपर ध्यान दे। और गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट कर दिया, अगर टैरिफ लगा के गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट टैरिफ लगा के इनको प्रोटेक्ट कर दिया तो एक कंपटीशन वाली भावना नहीं रह गई। समझ रहे हो? सॉरी। नॉन टैरिफ मेजर में क्या आएगा? तो नॉन टैरिफ मेजर में आएगा सर टैक्स तो नहीं लगाएंगे पर रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करेंगे इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक तो टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। चलो आ जाओ टेक्निकल से शुरू करते हैं। टेक्निकल में भी दो होते हैं। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ रहे हो? इसके भीतर दो होते हैं, एक तो सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी, दूसरा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अब इसको शॉर्टकट में एसपीएस मेजर्स भी बोल सकते हो। एसपीएस देखो, एसपीएस मेजर में होता क्या है ना, स्पेशली इंसान की, एनिमल की या प्लांट की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेके आता है। होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है जो हमारी लाइफ को हैम्पर करता है। जैसे कोई पेस्टिसाइड यूज हो रखा है, कोई कंटामिनेशन या कोई टॉक्सिक्स है उसके अंदर। समझ रहे हो? तो इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आता है। इसी को बोलते हैं सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। ठीक, इससे भी इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगती है। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे वो बर्ड फ्लू चला है समझ रहे हो? कहीं पे अगर बर्ड फ्लू चला है तो हमें पता है बर्ड फ्लू चलने पे जो मीट है चिकन वगैरह का, जो बर्ड्स में काउंट होते हैं, अगर गवर्नमेंट उस देश को बैंड कर दे कि वहां से कोई भी इंपोर्ट नहीं होगी बर्ड्स की मीट, तो क्या हो जाएगा? ये इस मेजर में आएगा, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी। वैसे ही टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड में क्या होगा कि अब ये लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहा है, पर प्रोडक्ट चाहे वो फूड हो या नॉन फूड हो, फूड का मतलब खाने वाला, नॉन फूड का मतलब हम यूज तो करते हैं खाते नहीं है। फॉर एग्जांपल फेस वॉश आप यूज करते हो खाते नहीं हो। ठीक, तो प्रोडक्ट के शेप, साइज, डिजाइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसी है, प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हो, इस सब के रिगार्डिंग जो मेजर्स लेके आता है उसी को बोलते हैं टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल आपको पता है खाने वाली हर एक चीज एक फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। उसमें वेज है कि नॉन वेज, इसका लेबल डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। अगर नॉन वेज है तो रेड उसमें मार्किंग होनी चाहिए, वेज है तो ग्रीन। तो यही सारे चीज को बोलते हैं टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये सारे लेबल कैसे करोगे अगर इको फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। समझ रहे हो? आ जाओ नॉन टेक्निकल मेजर्स में। देखो नॉन टेक्निकल मेजर्स में होता क्या है ना कि रूल्स रेगुलेशन में चेंज तो करेंगे पर सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड तो टेक्निकल में कवर्ड हो गया। ठीक, तो अदर देन प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे कि देखते जाओ। पहला है इंपोर्ट कोटा। हमने इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया कि एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर दिया, उतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला है प्राइस कंट्रोल मेजर। प्राइस कंट्रोल मेजर में एक गवर्नमेंट मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर देता है। जब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अगर फिक्स कर देगा गवर्नमेंट, हो गया जाएगा इंपोर्ट, उससे सस्ते में आप कर नहीं सकते। ठीक, अब उतने में इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा उस वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तय कर दिया इंपोर्ट का प्राइस। इसी को बोलते हैं प्राइस कंट्रोल मेजर। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग या प्रोहिबिशन, गवर्नमेंट लिमिट सेट कर सकता है कि मैक्सिमम इतना ही इंपोर्ट होगा, या फिर प्रोहिबिट ही कर सकता है कि इंपोर्ट करना ही नहीं है। फाइनेंशियल मेजर में क्या होता है? फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट को बढ़ा देता है सरकार। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आया कि आपको जो भी इंपोर्ट करना है ना उसके रिगार्डिंग आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी 2 महीने पहले, या फिर जो भी इंपोर्ट करना है उसके रिगार्डिंग अगर आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए तो आपको फॉरेन करेंसी थोड़ा महंगा पड़ेगा अदर देन अगर और पर्पस के लिए खरीदते उसके कंपेयर में। तो ये सारे रूल्स लाके फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ता है कि फाइनेंशियली कॉस्टली बना दिया इंपोर्ट को। मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन, कई बार ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट यानी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर
वो एक्सक्लूसिव राइट दे दिया कि सिर्फ यही ग्रुप इंपोर्ट करेगा ये प्रोडक्ट को, या फिर स्पेशल प्रीफरेंस दे दिया कि 80% जो है इनके पास राइट है, 20% अदर के पास राइट है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, स्टेटरी मार्केटिंग बोर्ड में हैव ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू इंपोर्ट व्हीट। अब देखो होगा क्या, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है तो सिर्फ व्हीट ये इंपोर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये अफेक्टिंग कंपटीशन क्यों है? क्योंकि और सारे इंपोर्ट कर नहीं सकते तो कोई कंपटीशन रहा नहीं ना, है कि नहीं? गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, कई बार गवर्नमेंट की परचेजिंग पॉलिसी है ना, वो ऐसा होता है कि सर्टेन लिमिट गवर्नमेंट फिक्स कर देगा कि दैट शुड बी परचेज फ्रॉम विद इन द कंट्री, इतना हम तो देश के भीतर से ही खरीदेंगे चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। ठीक, तो उसके लिए जो टेंडर निकलता है वो सिर्फ कंट्री के जो कंपनियां हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी से भी फर्क पड़ता है। कोई ऐसी गुड्स है गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे लिए जो भी कंपनी बनाएगा टेंडर दो, पर सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ देश का कंपनी होना चाहिए, तो हो गया ना इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये क्या होता है कि ट्रेड जब भी होता है ना इंपोर्ट, वहां पे गवर्नमेंट एक ऐसा टर्म्स कंडीशन फिक्स कर देगा कि अपने देश में भी इन्वेस्टमेंट हो और अपने देश में भी गुड्स मतलब प्रोडक्शन बढ़े। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं फिनिश गुड्स, उसका मिनिमम 80% रॉ मटेरियल आप हमारे कंट्री से खरीदोगे, है कि नहीं? तो वो चीज हमारे ही कंट्री से खरीदाएगा तो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक वैसे ही इस देश में अगर बन रहा है, हमारी कंट्री में कोई चीज बन रही है, तो हमने फिक्स कर दिया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही क्वांटिटी रॉ मटेरियल फॉरेन से खरीद सकते हो। तो यानी कि क्या करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल अपने ही देश में खरीदनी पड़ेगी। अगला है कि जो भी इंपोर्ट उतना ही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि एक्सपोर्ट जो प्रीवियस साल आपने एक्सपोर्ट किया था उसका सिर्फ 60% ही पैसा आप यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। अब होगा क्या, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई, अब जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उसका सिर्फ 60% ही इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, कई बार गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ला देगा, जैसे एडिशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको। ठीक, सर्टिफिकेशन होने चाहिए, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ऐसी ऐसी चीजें लेके इंपोर्ट को डिस्करेज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि मान लो कोई फ्रूट को इंपोर्ट करना है तो ये रिक्वायरमेंट रख देगा कि वही इंपोर्ट करेंगे जिसके पास वैसी रेफ्रिजरेटर हो। ठीक है, शैल बी सोल्ड, सॉरी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनके पास क्या हो, रेफ्रिजरेट करने की फैसिलिटी हो, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बेचेगा कौन। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग कंडीशन गवर्नमेंट लगा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फैसिलिटीज होना चाहिए तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस, ये क्या होता है कि अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसका पोस्ट सेल जो सर्विस होता है ना, जैसे गाड़ी में कैसे सर्विसिंग होती है, सर्विस देता है कंट्री फ्री का, तो पोस्ट सेल सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि पोस्ट सेल जो सर्विस है इंसान डोमेस्टिकली अपने ही देश से करवाएगा, है कि नहीं? कोई गुड्स है जिसके लिए सर्विस वो कंट्री दे सकती थी, वो कंपनी दे सकती थी, फॉरेन कंपनी जहां से इंपोर्ट हुआ है, और गवर्नमेंट ने बोला नहीं, पोस्ट सेल सर्विस आपको इसी कंट्री से लेनी पड़ेगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी वो गुड्स में कोई प्रॉब्लम आएगा, वो मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो हम सर्विसिंग कहाँ कराएंगे, अपने देश के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऐसा कर देगा कि लार्ज डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, बार बार आपको चक्कर खाने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए, इतनी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा आप खुद ही इंपोर्ट नहीं करोगे। रूल ऑफ ओरिजिन ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन में देखा जाता है कि जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनली कहाँ पे कौन से देश में बना है। आप भले ही किसी और देश से खरीद रहे हो पर बना कहीं और हो सकता है। और जनरली करते क्या है कि कुछ कंट्री को तो बैन कर देते कि उस देश में बना होगा तो हम नहीं इंपोर्ट करने देंगे, या फिर कुछ कंट्री के लिए टैक्स रेट अलग होता है कि इस कंट्री में अगर रूल ऑफ ओरिजिन हो कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनली उस कंट्री में बना है तो हम कम टैक्स लगाएंगे, इस कंट्री में बना है तो ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो इससे भी फर्क पड़ता है इंपोर्ट पे रूल ऑफ ओरिजिन से। कई बार देश को बैंड होते हुए सुने हो कि इस देश में प्रोडक्शन हुआ गुड्स हमारी कंट्री नहीं खरीदेगी, तो वहां पे रूल ऑफ ओरिजिन चेक होता है कि जो गुड्स भले ही मैं अमेरिका से खरीद रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान में बनता है और पाकिस्तान बैंड है कि रूल ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान हो,
तो हम उस गुड्स को नहीं खरीदेंगे अगर अमेरिका पाकिस्तान से खरीद के हमें दे रहा है तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा था, या देखो सेफ्टी सेफ्टी मेजर कि हम सेफ्टी मेजर प्रिस्क्राइब कर देंगे गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। अगला है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब क्या होता है कि बैंड कर दिया गुड्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कितने साल के लिए, या इनफाइनिटी, यानी कि तब तक बैंड रहेगा जब तक हम दोबारा ऑर्डर देके इसको हटा ना दें। इम्पोर्ट रिलेटेड देख लिया आपने, क्या क्या था बताओ। इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए सर एक तो टैरिफ वाला मेजर था, बहुत किस्म के इम्पोर्ट टैक्सेस हैं। दूसरा नॉन टैरिफ मेजर, इसमें एक तो सर टेक्निकल था, टेक्निकल में सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी, और दूसरा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। दूसरा था सर नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में बहुत सारे, जैसे इंपोर्ट कोटा, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर प्रोहिबिट कर देना एम्बार्गो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को चेंज कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टर्म्स कंडीशन रख देगा, है कि नहीं। आफ्टर सेल्स सर्विस से रिलेटेड, यही सब अभी तक आप पढ़े हो। अब कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड देखो। बैन ऑन एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ये कब होता होगा, जनरली स्कार्स हो जाता होगा गुड्स की, अपने ही देश में उस चीज की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप एक्सपोर्ट क्यों करोगे, है कि नहीं। एक्सपोर्ट करोगे तो अपने ही देश में वो चीज इतनी महंगी बिकने लगेगी। जैसे 2014 में आपने देखा होगा ओनियन का प्राइस 200 था, उस समय में 2014 में इंडिया में एक बार प्याज का दाम बढ़ा था, है कि नहीं। तो कई बार जब चीजें स्कार्स होती हैं तो बैंड हो जाता है कि आप बेच नहीं सकते, पहले अपने देश में उस चीज को दो। एक्सपोर्ट टैक्स गवर्नमेंट लगा सकता है कि नहीं, अगर एक्सपोर्ट को लिमिट करना हो तो। अगला है एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंसेंटिव। कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, इंसेंटिव देगा, किस फॉर्म में, तो ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, ड्यूटी फ्री एसेस ऑन इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट गुड्स, सब्सिडीज वगैरह हो गए ठीक। अगला है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है जरा देखो, रेफर्स टू टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा administered by an exporting country voluntarily restricting the quantity of goods that can be exported out of the country during a specific। ये क्या है कि एक कोटा फिक्स होता है जनरली कि इतने से ज्यादा आप खुद ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इस पीरियड के अंदर कहीं और, ठीक है। चलो आओ जरा, चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। इसमें तीनों, चाहे टैरिफ मेजर हो इम्पोर्ट का, नॉन टैरिफ मेजर हो या एक्सपोर्ट से रिलेटेड। इम्पोर्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो इम्पोर्ट से रिलेटेड ये दो मेजर थे, ये देखना, ठीक है। और एक बार रिवीजन हो जाए तो थोड़ा बहुत पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना। पास्ट ईयर में देखो क्या पूछा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में लिखिए, ठीक, बाउंड टैरिफ, मिक्स टैरिफ, एड वोलरम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट टैरिफ अफेक्ट कैसे करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ये भी हमने देखा था, अलग से ही पॉइंट था, है कि नहीं। देखो, और ये जो है ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिस्क्राइब डिफरेंट टू एफडीआई इन दैट कंट्री। जनरली होगा क्या कि देखो एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज के बारे में जब डिटेल में पढ़ोगे तो वो वाली पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। पहले वो चैप्टर हम पढ़ते हैं फिर आके देखेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बस आपको सारे किस्म के टैक्स एंड नॉन टैक्स मेजर याद होने चाहिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप बना दो, ठीक है। चलो।